ओशो की संबोधि से दुनिया को क्या मिला? आज ओशो का संबोधि दिवस है, यानी एनलाइटनमेंट डे। 21 मार्च 21 मार्च 1953 21 मार्च 1953 को ओशो संबोधि को प्राप्त हुए। अर्थात जैसे बुद्ध पूर्णिमा होता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, उसी तरह से ओशो को ज्ञान मिला। लेकिन ओशो को ज्ञान मिला, इससे दुनिया को क्या फायदा हुआ या मुझे क्या फायदा हुआ? पहली बात कि आज सुबह से लेकर के शाम तक मैं एक ऐसी लड़की के बारे में, एक ऐसी औरत के बारे में रिसर्च करता रहा जिसका नाम है मुस्कान। ये औरत जिस लड़का से लव मैरिज की, उसी लड़का से एक बेटी हुई पीहू। और ये मुस्कान नाम की जो औरत है, अपने शादी के 8 साल बाद इसी 3 मार्च को अपने पति, जिससे उसने लव मैरिज किया था, अपने पति की हत्या करवाई अपने क्लासमेट बॉयफ्रेंड से। एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो उसका क्लासमेट हुआ करता था, अब प्रेमी बन गया था। उस प्रेमी को बुला करके अपने पति की हत्या कर दी। ये बात कब की है? 3 मार्च। और अब ये 2 दिनों से 18 तारीख से ये मामला तूल पकड़ गया है। मैं सारे दिन कम से कम 20-25 वीडियो इसका देखता रहा, और तब मेरे समझ में आया कि ओशो की संबोधि से दुनिया को क्या मिला। प्यारे दोस्तों, आज जो ये घटना है, मैं कभी भी अपराध की चर्चा नहीं करना चाहता। अपराध की चर्चा करना उसको और हवा देने के बराबर है। मैं हमेशा शुभ की चर्चा करता हूँ, धर्म की चर्चा करता हूँ, देश की और देशभक्ति की चर्चा करता हूँ। लेकिन अपराध के विषय में ये आखिरी बार है कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ। इसके बाद मैं बिल्कुल अपराध पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि अपराध की चर्चा नहीं करो, धर्म की चर्चा करो, पुण्य की चर्चा करो। पर ये जो मुस्कान नाम की औरत है, इस पर मैं जरूर बात करूँगा। ये मेरा आखिरी प्रयास है एक वुमेन साइकोलॉजी को समझने का। शुरुआत होती है कि मुस्कान जिस जमाने में 2016 में उसने सौरभ नाम के लड़के से लव मैरिज किया, क्योंकि सौरभ करोड़पति था। करोड़पति से शादी तो अक्सर कुछ लड़कियां हैं जो अमीर से ही शादी करना चाहती है, और उसने सौरभ से लव मैरिज किया बड़ा जबरदस्ती जिद करके। वो अपना सामान लेकर पहुंच गई चौराहे पर, और सौरभ से बोल रही है फोन करके कि तुम आओ और शादी करो हमसे। सौरभ ने उस लड़की से शादी की, यानी मुस्कान से शादी की। मुस्कान अपने ससुराल में 2 साल तक रही और इतना घमासान मचाए रखी कि पूरा घर उससे तबाह हो गया। फाइनली सौरभ के घर वाले ने सौरभ को घर से निकाल दिया। सौरभ अब कहीं किराए पर रहने लगा। अब मुस्कान को समझ में आ गया कि करोड़पति तो है, लेकिन अपने किसी काम का नहीं है। लेकिन सौरभ कमाने के लिए लंदन चला गया। वहाँ पर वो कोई नौकरी कर रहा है और अपने बीवी से झूठ बोल रहा कि मैं तो नेवी मर्चेंट में हूँ, लेकिन वहाँ पर शायद वो कोई और काम कर रहा था। जो भी था, अब जब तक पति अगर विदेश में रहेगा और पत्नी अगर भारत में रहे, तो करोड़ों में एक आध पत्नी ऐसी भी होती है जो अकेले नहीं रह सकती, यानी उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए। तो मामला यह है कि जब सौरभ लंदन में है, तब उसकी पत्नी मुस्कान से अकेलापन नहीं कटता है, और उसके स्कूल जमाने का क्लासमेट उसको साहिल मिल जाता है, और साहिल के साथ उसकी नज़दीकी बढ़ती है, मेल जोल बढ़ता है। ये उस तरह की लड़की है जो पति के गैरहाजिरी में किसी और के साथ रह रही है। मामला और बिगड़ता है, कहानी में इधर का उधर एंगल घूमता है। और एक दिन जब वो देखती है कि सौरभ तो मुझे समय दे पा नहीं रहा, तब तक ये जो साहिल नाम का लड़का है वो थोड़ा साइको टाइप का हो गया है, तंत्र मंत्र वगैरह में उलझ जाता है, और वो अपनी मरी हुई माँ से वो बोल रहा है कि हम बातें करते हैं। इसका फ़ायदा उठा करके जो मुस्कान है वो अपने 3 स्नैपचैट अकाउंट बनाती है, और स्नैपचैट अकाउंट से उसकी माँ बन करके मैसेज करती है कि मुस्कान बड़ी अच्छी लड़की है, तुम उसकी बात माना करो। यानी मुस्कान ही मैसेज कर रही है साहिल को कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ मिला जुला करो, उसकी बात माना करो। 2-3 फेक अकाउंट बना करके वो साहिल को इम्प्रेस करती है अपने ही बारे में, और साहिल धीरे धीरे मुस्कान से इतना इम्प्रेस हो गया कि अब वो उसको हासिल करना चाहता है। जब सौरभ इसी साल 2025 में 26 फरवरी या 25 फरवरी के आसपास में अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने के लिए भारत आता है, तो उससे पहले से लोग ने प्लान कर लिया था कि सौरभ को हटाना है, यानी पतिदेव को हटाना है। और मुस्कान अपने प्रेमी साहिल से मिल करके इसके जुगाड़ कर लेती है, 2 बड़े बड़े चाकू खरीदती है वगैरह वगैरह, और इंतजाम है इसको मारने का। और 3 मार्च को
संजोग देखिए, मेरा जन्मदिन था 3 मार्च को। ये अपने पति को, सौरभ, जब घर में आता है और मुस्कान खाना पीना बनाती नहीं, वो हमेशा बाहर से दिन भर में 6, 7, 8 ऑर्डर दे दे करके स्विगी वगैरह से अपना खाना कई वर्षों से मंगा रही है। जब देख रही है 50,000 रुपया महीना भेज रहा है पति, तो ये जम के पैसे उड़ाती है, खाना पीना बनाती नहीं है। मोहल्ले में किसी भी औरत से या आदमी से उसके अच्छे संबंध नहीं है, किसी से बात तक नहीं करती है, अपनी दुनिया में रहती है। मगर साहिल का उस घर में आना जाना होता है, कभी दिन में आता है, कभी रात में आता है, कभी रात को 11 बजे आता है, सुबह 3 बजे जाता है, वगैरह वगैरह। पूरी मोहल्ला में वो बदनाम है कि कोई बाहरी लड़का साहिल आता है, वगैरह वगैरह। फिर एक समय आता है इसी 3 मार्च को, जब उसका पति सौरभ घर आया, उसके खाने में इसने नींद की गोली मिलाई, यानी कि कुछ देर बाद सौरभ बेहोश हो गया। और रात 10:30 बजे मुस्कान ने कॉल किया अपने बॉयफ्रेंड को, साहिल आ जाओ, ये बेहोश हो चुका है। साहिल आता है और मुस्कान को बोलता है हाँ तो इसका वध कर दिया जाए, और मुस्कान के हाथ में चाकू पकड़ाता है और उसको वार करता है। और इस तरह से मुस्कान अपने हाथों से अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और बाद में तो और भी विभत्स तरीका है कि उसे गर्दन अलग काटता है, हथेली अलग काटता है, और लेकर के वो साहिल वहाँ से चला जाता है, और बाकी जो बॉडी पार्ट है इसे घर में बेड के नीचे रख देता है। 4 मार्च को अगला दिन फिर मुस्कान जाती है दुकान में, एक प्लास्टिक का डब्बा खरीदती है, उसमें अपने पति के डेड बॉडी के बाकी टुकड़े को डालकर सीमेंट में पानी भर करके पैक कर देती है, और शिमला चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वहाँ वो लोग शादी कर लेते हैं, हनीमून मनाते हैं, 1 आध सप्ताह बाद वापस लौटते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि अब मुस्कान का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अब उसको प्लान का अगला हिस्सा समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। मुस्कान अपने माँ बाप के सामने आकर के बक देती है कि मैंने साहिल के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। समझदारी ये है कि मुस्कान के माता पिता का भी दिमाग अब इससे ज़्यादा काम नहीं कर रहा, वो लोग पुलिस के पास ले आकर सरेंडर कर देते हैं। और अब यही माता पिता, मुस्कान के माता पिता, बार बार कह रहा है कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। मोहल्ले वाले जो है, मुस्कान के मोहल्ले वाले कहते हैं इस लड़की को, इस औरत को फांसी होनी चाहिए। और जो मुस्कान के ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं इसको फांसी होनी चाहिए। दुनिया में ऐसी भी कोई औरत हो सकती है जिसके लिए सब लोग फांसी हो जाए ऐसा मांग करते हैं। इस घटना से मैंने एक बात सीखा, ओशो के संबोधि से हमें यह मिलता है कि हम अपने जीवन में दुख बोना बंद कर दें, कम से कम करें, बाद में पूरा ही बंद कर दें। संबोधि का मतलब होता है, मेरी अपनी भाषा, संबोधि का मतलब होता है अपने लिए दुख बोना बंद करिए। इस कहानी में आप और डीपली आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मुस्कान को तैयार करने में उसके माता पिता मेरी दृष्टि में फेल हो गए। अपनी बच्ची को जो सही शिक्षा और संस्कार देना चाहिए था, नहीं दे पाए। अगर माता पिता राइट होंगे, सही होंगे, तो बाल बच्चा ज्यादा गलत नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जब मुस्कान ने लव मैरिज किया तो चाहती तो अपने व्यवहार से अपने ससुराल वाले को खुश रख सकती थी। अगर, जैसा कि मैंने कल राम लक्ष्मण और माता सीता पर जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर मुस्कान अपने सास में अपनी माता को देख पाती, ससुर में अपने पिता को देख पाती, एक अपना परिवार बना पाती, तो कहानी का ये एंड नहीं होता। अगर मुस्कान अपने पति के पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड से दोस्ती नहीं करती तो कहानी का ये अंत नहीं होता। अगर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर पति की हत्या नहीं करती, आज जिंदगी कुछ और होता। ओशो से मैंने यही सीखा है, अपने जीवन में दुख बोना बंद करो। जो अपने जीवन में दुख बोना बंद करता है, धीरे धीरे उसके जीवन से दुख तो समाप्त होता ही है, सुख आना शुरू होता है और आनंद बरसना शुरू होता है। ओशो को जब संबोधि प्राप्त हुआ, ओशो अपना अनुभव हम सबको बांटने लगे, और बांटते बांटते हम सबको उन्होंने ये सिखाया, प्रेम बांटो। अगर आप प्रेम बांटते हैं तो आपको बदले में प्रेम ही मिलेगा, और अगर आप गाली बांटते हैं, नफरत बांटते हैं, आपको नफरत ही मिलेगा। ओशो के संबोधि से दुनिया को ये मिला कि दुनिया ने शांति और प्रेम का मार्ग जाना। आज हर व्यक्ति जो ओशो को सुनता है वो अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में दुख के बीज बोता ही नहीं है। ओशो का शिष्य न तो अपने लिए बुरा करता है, न किसी और के लिए बुरा करता है। मन जब तक है तब तक वो बुराई पैदा करते रहेगा। मन के कारण दुख हम भी भोगे हैं और दूसरे को भी दुख दिए हैं, लेकिन ओशो का सीधा वार मन पर है कि मन के साक्षी बनो।
अगर हम अपने मन को साक्षी बनकर देख सकें तो हमसे गलती नहीं होगी, कम से कम होगी। फिर न हम अपने जीवन में दुख बोएंगे न किसी और के जीवन में। ओशो की संबोधि से सबसे बड़ा फायदा है, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों के जीवन में जो सुख है, शांति है, आनंद है, ओशो के संबोधि के कारण है। अगर आज ओशो नहीं होते, लोग आडंबर वाले होते, कपटी होते, धूर्त होते, चालबाज होते। ओशो के कारण दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं, सच्चे हैं, प्रेमी हैं, प्रेम बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो आज ओशो के संबोधित दिवस पर समस्त ओशो प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओशो के संबोधि से दुनिया बहुत बहुत सुंदर हो रही है। ओशो आज भी हमारे साथ है। मैं तो उनका माला पहन के ही बैठा हुआ हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं ओशो का शिष्य हूँ। आप सभी को ओशो के संबोधित दिवस की हार्दिक बधाई।